रैशनलिस्टिक, हम एम्पिरिसिस्टिक हो गए, फिर धीरे धीरे हम कॉन्शियस, हम अवेयर हो गए। हमें ये पता लग गया कि नहीं, ये माइंड बॉडी रिलेशनशिप होते हैं। तभी तो विल्हेम वुंड आए थे, तभी तो विल्हेम वुंड जी ने क्या बताया था, विल्हेम वुंड जी ने ये बताया था कि हम एक टाइम पे सिर्फ एक ही चीज पे फोकस कर सकते हैं, कॉन्शियसनेस पे फोकस किया था। तो वो कॉन्शियसनेस कहाँ से आई थी, इसी चीज से आई थी। उन्होंने इस चीज को पढ़ा होगा, तभी वो आगे फर्दर इस चीज को लेके गए होंगे। तो इस तरीके से उन्होंने बोला। स्टार्टिंग में ये बातें होती थी कि माइंड का कोई अपना कोई स्ट्रक्चर नहीं है, माइंड पता नहीं कुछ, माइंड एक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, इस तरीके से बातें की गई थी कि माइंड एक हार्डवेयर है, माइंड एक सॉफ्टवेयर है। कुछ समझ नहीं थी, वेग से टर्म यूज करते थे स्टार्टिंग में, कुछ किसी को कुछ समझ नहीं थी माइंड होता क्या है, माइंड के बारे में कोई बात किसी को कुछ समझ नहीं आ रही थी। इस चीज को आगे फर्दर कौन लेके आया, विल्हेम वुंड जी लेके आए। स्टार्टिंग में सारी वेग वेग सी बातें चल रही थी, अच्छा इमोशनल स्टेट है कि नहीं है, साइंटिफिक लिटरेचर कुछ बोल रहा है कि एक फिजिकल फिनोमिना है। फिजिकल फिनोमिना कैसे हो सकता है, मैंने तो आपको बोला कि माइंड को तो हम हाथ भी नहीं लगा के देख सकते, हमें तो पता ही नहीं उसकी एग्जिस्टेंस है कि नहीं है, कहाँ है, किधर है, उसकी फिजिकल एंटिटी कहाँ है। फिर धीरे धीरे न्यूरोबायोलॉजिकल अप्रोच आ जाती है, वो बोलते हैं जो कुछ भी है वो फिजियोकेमिकल की बेसिस पे है, न्यूरॉन्स है हमारे बॉडी के अंदर, वो मैसेजेस एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स में आगे मैसेज इलेक्ट्रिसिटी एक सिग्नल्स क्रिएट करते हैं और मैसेजेस पास आउट होते हैं। देन फिजिकोकेमिकल्स बोलते हैं, फिजियोकेमिकल्स जी की अप्रोच ये बोलती है कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की वजह से हमारी बॉडी बनी है। चलो ये तो बात हमें समझ आती है कि मॉलिक्यूल्स हमने 10th क्लास में भी पढ़ा है। फिर आगे आगे जाके हमें ये नहीं समझ आई कि आगे क्या बोल रहे। आगे जाके अमेरिकन हेरिटेज ने ये बोल दिया कि आपकी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस ये सब जुड़ के ये एक ना स्ट्रक्चर ऑफ माइंड बना देती है। और इसी से साइकोएनालिसिस एक स्कूल एमर्ज हुआ था साइकोएनालिसिस का, जिसमें उन्होंने कॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस और सबकॉन्शियसनेस के बारे में बताया है। ठीक है, तो यहाँ से वो चीज एमर्ज हुई है। तो इस तरीके से हमने ये सारी चीजें पढ़ी है। इसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है आप पढ़ोगे एक बार नहीं समझ आएगा, दोबारा पढ़ोगे नहीं समझ आएगा, बट थर्ड फोर्थ टाइम जब आप पढ़ोगे और सीरियसनेस दिखाओगे तो आपको अपने आप समझ आनी शुरू हो जाएगी कि क्या चीज के ऊपर बात की जा रही है। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर? ठीक है, ठीक है। देन आगे हम पढ़ेंगे द वर्ड कॉन्शियसनेस। ठीक है, इस वाले से, यहाँ से, इस जगह से। ठीक है, हाँ, बोलते हैं द वर्ड कॉन्शियसनेस रेफर्स टू वंस अवेयरनेस ऑफ हिज यूनिक थॉट्स, मेमोरीज, फीलिंग, सेंसेशंस एंड एनवायरनमेंट। तो बोलते ये सारी चीजें जिसको हम अवेयरनेस या कॉन्शियसनेस बोलते हैं ना, द वर्ड, ये किस चीज को रेफर करता है, हमारी खुद की अवेयरनेस को, मेरी यूनिकनेस को, मेरे थॉट्स को, मेरी मेमोरीज को, मेरी फीलिंग्स को, मेरी सेंसेशंस को, जो कि मेरे एनवायरनमेंट में हो रहा है। हम उसी चीज को कॉन्शियसनेस बोलते हैं। आई एम कॉन्शियसली अवेयर। हमारी आई एम, एक्टिव स्टेट को बोलते हैं ना मैम। हमारी एक्टिव स्टेट को बोलते हैं। अब देखो ना, सुनो, इस चीज को उन्होंने ऐसे बोला, आगे जाके साइकोलॉजिस्ट ने क्या बोला, उसको एक्टिव अवेयरनेस बोल दिया, उसको चेंज कर दिया। वो बोलते इतना बड़ा थोड़ी ना लिखेंगे, ये तो इतना बड़ा लिखेंगे तो भूल जाएंगे, समझ ही नहीं आएगा, आपने क्या वेग वेग से टर्म यूज करी हुई है, ये तो इन डेप्थ आपने समझना हो तो ऐसा है कॉन्शियसनेस, अदरवाइज एक्टिव फिनोमिना है। कॉन्शियसनेस क्या है, आपकी एक्टिव अवेयरनेस है। अगर बात एक टर्म में खत्म हो रही है, आप इतना बड़ा बड़ा लिख के क्यों लिख रहे हो, क्योंकि ये फिलोसफी थी ना सारी, फिलोसफी से हमने क्या किया, उसको एमर्ज किया इन साइकोलॉजी में, तो कुछ चेंजेस तो आएंगे ही। तो इस तरीके से पढ़ना, जब कुछ ना समझ आए बस ये समझना हम हिस्टोरिकल एस्पेक्ट पढ़ रहे हैं बस। पहले मैं आपको साइकोलॉजी जब पढ़ाती थी, स्ट्रक्चरलिज्म, ईबी टिचनर की हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स के बारे में बताया मैंने आपको, साइकोएनालिसिस सिगमंड फ्रॉइड की है ना, कि उसकी हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स के बारे में बताया। अब मैं आपको साइकोलॉजी के हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स के बारे में बता रही हूँ। साइकोलॉजी कैसे आई, कैसे इमर्ज हुई, ये रीजंस थे, फ्री विल से, डिटर्मिनिज्म से, रैशनलिज्म से, एम्पिरिसिज्म से, कॉन्शियसनेस माइंड बॉडी रिलेशनशिप से, जिसमें वेग टर्म यूज की गई थी, उसको हमने एक एक अच्छे और सिस्टमैटिक तरीके से विद प्रूफ हमने क्या किया, उन चीजों को बताया, लोगों के सामने हम लेके आए। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? यस मैम। ओके,
देन आता है न्यूरोबायोलॉजिकल अप्रोच। न्यूरोबायोलॉजिकल अप्रोच क्या बोलती है, कहती कॉन्शियसनेस सफर फ्रॉम सर्टेन फ्लॉज एंड डिफाइंस क्वांटिटीज ऑफ कॉन्शियसनेस। व्हाट, कितनी वेग टर्म थी ये। सर्टेन पैरामीटर्स लाइक लेवल ऑफ अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस इन टर्म ऑफ मैकेनिज्म्स लाइक सेरिब्रल स्टेट करेक्टराइज्ड, ठीक है, cerebral state characterized by electrochemical flow in the certain group of nerve cells like RAS, that is reticular activity system. It means consciousness works like the neuron cells internal process of mind create everything. Oh my god, ये तो समझ आ गया ना। RAS ये रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है, हमारी बॉडी में ही होता है, नर्व सेल्स का ही पार्ट है। चलो चलो, इलेक्ट्रोकेमिकल ये फ्लॉज है, सर्टेन ग्रुप्स में यूज होते हैं हमारे नर्व सेल्स में, ठीक है, ये तो मुझे समझ आता है, ये साइकोलॉजी स्टूडेंट्स को भी समझ आएगा क्योंकि बायो में ये चीजें उन्होंने पढ़ी होंगी। बट व्हाट इज दिस, ये क्या था न्यूरोबायोलॉजिकल अप्रोच, नहीं समझ आया तो यहाँ पे आपने ये लिख के आना है। जो न्यूरोबायोलॉजिकल अप्रोच बोलती थी, वो बोलते कि हुआ ये कि साइकोलॉजी कैसे धीरे धीरे इमर्ज होनी शुरू हुई, कि जब उन्होंने न्यूरॉन्स को और बायोलॉजिकल सिस्टम्स को जब ऐड किया, न्यूरॉन्स को, है ना, बायोलॉजिकल सिस्टम्स को ऐड किया, तब हमें पता लगा कि कॉन्शियसनेस नाम की भी कोई चीज होती है। सिंपल, इतनी चीज को इन्होंने इतनी गंदी लैंग्वेज में लिख के बताया कि जो हमें समझ ही ना आया। बट हमें अब तो समझ है ना, हमें अब तो समझ है कि न्यूरॉन्स को हमने अब जब आप पढ़ते हो, आपको जब इबादत सर ने बायोलॉजिकल अप्रोच करवाई थी, तब उन्होंने डेफिनेटली यस, उन्होंने न्यूरॉन्स के बारे में भी आपको करवाया था। तो उन्होंने क्या किया था, न्यूरो प्लस बायोलॉजिकल दोनों को कंबाइन करके आपको साइकोलॉजी के बारे में समझाया। तो वही तो चीज समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो तभी तो हमें पता चलता है कि किस तरीके से मेरी मेमोरी, मेरी अटेंशन, मेरा एप्टीट्यूड, मेरी इंटेलिजेंस किस तरीके से वर्क करता है। यही चीज तो उन्होंने बताई, बट वेग टर्म्स थी। स्टार्टिंग में सिर्फ वेग वेग टर्म्स यूज होती थी। बोलते विदाउट नर्व सेल और न्यूरॉन्स फिजियोलॉजी ऑफ ब्रेन इज नथिंग। ये फिर मैंने बाद में ऐड किया था इसमें समझाने के लिए कि अच्छे तरीके से। एंड सेम एज इट इज विदाउट कॉन्शियसनेस एंड माइंड अवर बॉडी एंड फंक्शनिंग ऑफ बॉडी इज नथिंग। ये चीज तो समझ आ रही है, ये चीज समझ आ रही है, ये चीज समझ आ रही है। यस मैम। है ना। स्टार्टिंग में जब मैं मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ, जब मैंने बच्चों को लास्ट टाइम ये समझाया तो उनको समझ नहीं आया। वो बोलते कि मैम ये एक बड़ा मतलब पता नहीं क्या लिखा हुआ है। फिर मैंने इसमें एक वर्ड अपनी ये लाइंस ऐड कर दी कि अगर आपको कुछ ना समझ आए तो न्यूरोबायोलॉजिकल अप्रोच में ये लिख के आ जाना कि विदाउट नर्व सेल एंड न्यूरॉन्स फिजियोलॉजी ऑफ ब्रेन इज नथिंग, ठीक है। एंड सेम एज इट इज विदाउट कॉन्शियसनेस एंड माइंड एंड बॉडी फंक्शनिंग ऑफ माइंड इज नथिंग। ये तो समझ आ रहा है ना। तो मैंने इस तरीके से उनको लिखवाया, तो मैंने बोला ये लिख के आना, तो ये आपको याद भी रहेगा। क्योंकि हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं, हम वो चीजें लिखते हैं जो मेरे दिमाग को समझ आए, ना कि मेरे को ऐसी इलेक्ट्रोकेमिकल फ्लोज आ रहे हैं, ऐसी ये चीजें वो चीजें। ये चीजों के लिए मेरे पास अभी कमांड नहीं है। जैसे इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको नहीं समझ आएगा आ रहे ऐसी ये चीजें क्या होती हैं। अगर आपने समझाना है तो कुछ प्रैग्मेटिक्स वर्ड्स भी तो यूज करें। तो इसी चीज से ही विलियम जेम्स जी आए, हर एक चीज को उन्होंने बड़े सरल भाषा में बयान किया। तो ड्रॉबैक क्या आया इस चीज का, कॉन्शियसनेस का ड्रॉबैक आता है, कहते कॉन्शियसनेस ऑफ एवरी पर्सन इज डिफरेंट। सपोज मेरी आई कॉन्शियसनेस इज डिफरेंट फ्रॉम अनदर पर्सन। इट इज वेरी सब्जेक्टिव, ठीक है, इट इज वेरी सब्जेक्टिव। आगे क्या लिखा है, हाँ, रिलेटेड टू अवर एक्सपीरियंस और अवर प्रायर एक्सपीरियंस। तो मेरे को ये समझ आया, ये जितना भी मैंने 1 2 3 पेज पढ़े, इसका मैंने कंक्लूजन ये दिया कि हर एक की कॉन्शियसनेस डिफरेंट होती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, सब्जेक्टिविटी अलग होती है। ये होती क्यों है, डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रायर एक्सपीरियंस हमारी जिंदगी में हो रखे होते हैं, जिस कारण हमारी कॉन्शियसनेस अलग होती है। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? क्लियर है? यस मैम। थोड़ा मैम हाँ जी, हाँ जी, बोलो बोलो। मैम जो बेसिक आइडिया क्या है इसका वो नहीं समझ आया कि कहना क्या चाहते हैं ये कि कॉन्शियसनेस क्या हमारे जो न्यूरॉन्स वगैरह उससे रिलेटेड होती है। ये बहुत कुछ बोलेंगे, अब इसको योगा के साथ जोड़ देंगे, वेदांतिक स्कूल के साथ जोड़ देंगे।
ये बोलना कुछ नहीं चाहते, सिंपल सी बात है। ये आपको गुमराह कर रहे थे स्टार्टिंग पे, फिलॉसफी। सीधी सी बात है कि हमें इतना इतना पागल कर गई फिलॉसफी कि हमें समझ नहीं आया। फिर धीरे धीरे साइकोलॉजी आई, धीरे धीरे विलियम वुंड जी आए, जिन्होंने कॉन्शियसनेस के बारे में अच्छे तरीके से समझाया। एक टाइम पे एक चीज पे फोकस करे, थॉट मीटर का हेल्प लिया। फिर धीरे धीरे स्ट्रक्चरलिज्म आया, फिर धीरे धीरे फंक्शनलिज्म आया। ये वेग टर्म्स थी पहले, जो हमें समझ नहीं थी। मैं आपको क्या बोल रही हूँ, कुछ ना समझ आए तो समझो, मैं आपको हिस्टोरिकल एस्पेक्ट समझा रही हूँ साइकोलॉजी का, बस। अब वेग है ना, बेकार सी चीजें लिखी हुई हैं, इतनी समझ भी नहीं आ रही, अब ऐसे ही पढ़नी पड़ेगी। आप इसमें लॉजिक मत ढूंढो, इसको इलॉजिकल लो। कैसी वैसी बातें लिखी हुई हैं, अच्छा ऐसी थी ऐसी थी। शुक्र है मैं साइकोलॉजी पढ़ रही हूँ। सच्ची में फिलोसफी की कोई बुक खोल के देख लो, कुछ समझ नहीं आता। समझ रहे हो? समझ यस रहे हो? मैम। ठीक है, थोड़ा मैनेज कर लेना, क्योंकि ये एक माइंड ट्रिक है ना। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन क्या है, कैसे है, क्या किस बेसिस पे पूछ रहा है। तो ये अगर आपको सच्ची में साइकोलॉजी, ये डेवलपमेंटल स्कूल्स थॉट्स पढ़ने हैं, तो यू हैव टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी। फिर आप आगे जाके उन चीजों को लॉजिकल वे में समझोगे। यहाँ पे इलॉजिकल बातें हो रही हैं, बीच बीच में लॉजिक भी आएंगे, पर ऐसे कुछ जेन्युइन हमारे पास प्रूफ नहीं है इन चीजों के। सो अकॉर्डिंग टू वेदांतिक स्कूल, अब ये वेदांतिक स्कूल क्या होता है, जो ऋषि मुनीस के स्कूल्स होते थे उस टाइम पे ना, वो क्या बोलते हैं यहाँ पे ना, थोड़ा ब्लर ब्लर है, मैं आपको बता देती हूँ। कहते हैं, ये बोलते थे फोकस ऑन इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सीज सीज सीरीज, वो बोलते हैं ऋषिज मुनीज, है ना, ऋषि मुनि। वेरी नॉन परसेप्चुअल पैराडाइम विच इज नॉट रिलेटेड टू योर सेंस ऑर्गन्स। ये बोलते थे कोई सेंस ऑर्गन्स वगैरह कुछ नहीं होते, जो कुछ होता है वो इंट्यूशन के बेसिस पे होता है। हम ऐसा मानते हैं, इंट्यूशन से सब कुछ है? मैं तो नहीं मानती इंट्यूशन से सब कुछ है। मैं मानती हूँ जो कुछ भी है वो परसेप्चुअल बेस्ड है। अगर मुझे इल्यूजन भी हो रहा है ना, तो मैंने सांप देखा हुआ है, इसीलिए मुझे सांप का इल्यूजन हो रहा है। मैं इंट्यूशंस नहीं कर सकती इतनी। एम आई राइट? एम आई राइट? बोलो। यस मैम। क्योंकि ना हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है, हमारा ह्यूमन ब्रेन होता है, वो तब तक कोई हम्म। फेस या कोई चीज जनरेट नहीं कर सकता तब तक देखा ना हो। अगर आपको ड्रीम्स में भी किसी का बिल्कुल। चेहरा दिख रहा है, दैट मीन्स आपने उनको कभी पहले देखा हो, कहीं अभी आपके देखा, अनकॉन्शियस माइंड में वो बिल्कुल है, है। तो वो जनरेट नहीं अब ये कर भू सकता। बिल्कुल, बिल्कुल एग्जैक्टली, वेरी नाइस नविश। अभी अगर भूत की बात ले लो, अगर लोगों ने मेरे को भूत 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 करके डरा दिया, मेरे को नहीं पता भूत कैसा होता है, ये एक जेन्युइन सा ना एक कुछ चेहरा बना दिया गया, टीवीज में आता है भूत ऐसा होता है, ऐसी आवाजें आती है तो भूत के आने के आगमन होता है, ऐसे होता है, ड्रैकुलाज ये होते हैं। हेलोइन पार्टी में ऐसे ऐसे कर करके हमने भूत के बारे में देख लिया। बट नेचुरल भूत क्या है, क्या वो भूत अच्छा भी तो हो सकता है? मैं तो कभी कभी ये सोचती हूँ, स्पिरिट हमेशा बुरे ही होते हैं, अच्छे नहीं होते? अच्छे भी तो होते होंगे, उनके अंदर भी तो दिल होगा। है मैं राइट कि नहीं? ये बात सही है कि नहीं? मैम वही बात है ना कि स्पिरिट्स भी तो कभी पहले ह्यूमन ही थी ना, ह्यूमन थी, अगर होंगी राइट। कहीं पे एग्जिस्ट करेंगी तो। वही पे, वही तो, अब यही नहीं पता भूत है कि नहीं है। अब वो जो मैंने आपको कल उनका एग्जाम्पल बताया, कल जो मेरे सामने घर के सामने आंटी है ना, ऐसे ऐसे, मतलब उनकी वजह से, उनकी बातें सुन के मेरे दिमाग पे इतना असर पड़ गया कि मैं रात को अब ऊपर जाना बंद कर दिया। कहा मेरे दिमाग में वो चीज बढ़ गई ना, मेरे दिमाग में वो इंट्यूशंस मुझे अपने आप ही होनी शुरू हो गई, इल्यूजन्स। और मुझे ऐसा लगता है, मतलब अभी भी ऐसा लगता है, अगर मैं ऊपर गई तो कहीं वो भूत मेरे को सच्ची में देख तो नहीं रहा होगा, कहीं वो उड़ के यहाँ तक तो नहीं आ जाएगा। मतलब ऐसी ऐसी मेरे को अपने आप ही वो फ्री फ्लोटिंग एक थॉट मेरे दिमाग में आ जाता है। तो वो इंट्यूशन, सुनी हुई है मैंने, बातें देखी हुई है, मेरे को पता है भूत प्रेत ये बातें तभी हो रही है, मैं तभी प्रिडिक्ट कर रही हूँ। पर ये बोलते हैं, कहते ये जो क्या कहते हैं, सेंस ऑर्गन्स तो होते ही नहीं। अरे ऐसे नहीं होता, ये बात तो वेदांतिक स्कूल गलत बोल गया, गलत बोला, तभी मैंने इसको डिनाई किया। यहाँ पे आपने बस एक बात याद रखना, आपने इसमें सारी गलत बातें लिख के आनी है, जेन्युइन में सारी गलत बातें लिख के आनी है,
फिलोसफिकल रूट के अकॉर्डिंग, जिसको हमने आगे जाके सभी चीजों को डिनाई कर दिया गया है। समझ आ रहा है? समझ आ रहा हम है? फिर ये चीजें काम आने वाली है, पता है आगे, कि जब भी कोई वही तो। स्कूल लिखेगा तो उसमें कहेंगे कि ये फिलोसफी की ये बात, तो ये स्कूल डिनाई कर देता है। यस कंटेंट बढ़ गया हमारा यस, लिखने के लिए। बिल्कुल, आपके पास कंटेंट नॉलेज हो गई। अब आपके पास पता है, कल को आपको बोलने का ना वर्बल एक्सपीरियंस हो गया। कल को कोई मेरे को पूछे कि साइकोलॉजी क्यों पढ़ रही हो, क्या है ऐसा साइकोलॉजी में, आई हैव अ लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस, आई हैव अ लॉट्स ऑफ वर्ड्स, आई हैव अ लॉट्स ऑफ वोकैबुलरी। मैं बोल सकती हूँ फ्री विल, डिटर्मिनिज्म, रैशनलिस्टिक कॉन्शियसनेस, माइंड बॉडी रिलेशनशिप। आई डोंट थिंक सो कि हर कोई बंदा बोलेगा साइकोलॉजी, साइकोलॉजी स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड ह्यूमन बिहेवियर, इट द फादर ऑफ साइकोलॉजी इज विलियम वुंड। तो सारे यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और आप कहाँ से स्टार्ट करोगे? उसकी फिलोसफिकल रूट से। क्लियर है? क्लियर है? यस मैम। वेरी गुड। तो बोलते हैं बट साइंस जस्ट फोकस ऑन एम्पिरिकल एविडेंस, इट इज प्राइमरी बेस्ड ऑन द परसेप्चुअल पैराडाइम। मैंने ना पता है क्या किया, मैंने जब ये बनाया ना अपनी नोट्स, तो मैंने क्या किया, जहाँ पे मेरे को लगा कि नहीं यहाँ पे ना कुछ नॉलेज भी दे दूं मैं बच्चों को, तो मैंने फिर वहां पे मैंने यहाँ पे नेगेटिव पढ़ा वेदांतिक स्कूल में, मैंने उसको साइंस के साथ रिलेट करके भी बता दिया कि ऐसा वैसा कुछ नहीं है। साइंस बोलती है एम्पिरिकल एविडेंस पे फोकस कीजिए। इवन साइंस नहीं बोलती, हम भी बोलते हैं, लॉ भी बोलता है, आज हर कोई बोलता है यू हैव अ प्रूफ, तो है तो दिखाइए, हर कोई प्रूफ मांगता है। तो ओरिएंटल साइकोलॉजी बोलती है डू नॉट फोकस ऑन और डोंट एग्री विद द बॉडी माइंड डाइकोटमी। ठीक है, जो ओरिएंटल साइकोलॉजी है वो इस डाइकोटमस में नहीं पड़ती। वो बोलते हैं जैसे डाइकोटमी होती है, जैसे मैं बोल रही हूँ गुड बैड, राइट रॉन्ग, लेफ्ट राइट, ट्रू फॉल्स, है ना, ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन, दैट इज डाइकोटमी। तो इंस्टेड दीज फिलोसफीज कंसिडर माइंड एंड बॉडी एज अ ग्रोस and grosser aspect of underlying unitary relating which is described in Vedantic text as soul और आत्मा and ब्राह्मण। ये बोलते हैं, बड़ी अच्छी बात बोल के गया ओरिएंटल साइकोलॉजी। कहते हैं आप बोल रहे हो ना माइंड एंड बॉडी बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, वो बोलते ऐसा है ही नहीं, ये दोनों यूनाइट है। माइंड, जहाँ माइंड की बात होती है वहां बॉडी अपने आप आ जाती है, और जहां बॉडी की बात होती है वहां माइंड अपने आप आ जाता है। तो अकॉर्डिंग टू, जैसे मैं आत्मा और सोल की बात करूं, अपने मन, मैं बोलती हूँ मेरा मन, मेरा मन कहता है, तो व्हाट इज मन? आज तक किसी ने भी मन, चिंतन, इन चीजों को डिस्क्राइब नहीं कर पाए एग्जैक्ट व्हाट द मन इज। व्हाट इज मन? कोई बोलता है मन दिल है, कोई बोलता है मन दिमाग है, कोई बोलता है पता नहीं, ये दोनों का मिक्सचर है। तो हमें भी नहीं पता मन क्या है, क्या है मन। एग्जैक्ट डेफिनेशन हमारे पास मन की नहीं है। सभी बोलते हैं मैं मन से सोचता हूँ, तो मन से सोचता हूँ, मन में दिमाग से सोचता हूँ कि दिल से सोचता हूँ, बॉडी से सोचता हूँ, कहाँ से सोचता हूँ, पता ही नहीं। तो फिर आप क्यों इतना डाइकोटमी में फंसे हो? तो बोल दो ना माइंड एंड बॉडी बोथ आर यूनिटरी मेथड। एक यूनिटरी मेथड हम मैथ्स में, स्टैट्स में यूज करते हैं, तो यहाँ पे भी यूज कर लो कि यूनाइट रिलेशन है इनका। माइंड एंड बॉडी बोथ आर यूनाइट विद ईच अदर, दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है, एक ही चीज है। ठीक है? ये सब हमारा इंटरनल थॉट सिस्टम होता है, इवन इनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, इसलिए अनडिफाइंड होते हैं कि हम डिफाइन नहीं कर सकते इनको। जैसे ब्रेन का हमें स्ट्रक्चर पता है कि ये पता ऐसा है। है, इसकी फंक्शनिंग ये है, बट ये एक थॉट सिस्टम बिल्कुल है, इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, इसलिए ये अननोन है। बिल्कुल एग्जैक्टली, तो इसीलिए मैंने थोड़ी एंड में वो लाइन नीचे लिख दी, माइंड एंड बॉडी यूनाइट विद ईच अदर, देयर इज नो टू एंटिटीज, दे आर यूनाइट, सिंपल। तो मैंने, देखो हर एक, जब मैंने फिलोसफी लिखी है ना, हर एक के बाद मैंने अपना अपना एक कंक्लूजन जरूर ऐड किया है, जो आपको ऊपर वाली चीजों का ना, वो बोलते ना एक, क्या लिखते थे हम पैराग्राफ्स पे नीचे, वो लिखते नहीं होते थे हिंदी पंजाबी के सरलार्थ करके, और नीचे हम वो कुछ करके आते थे कि जो भी मैंने इसमें लिखा इसका कंक्लूजन, तो इसका कंक्लूजन मैंने जरूर साथ साथ में दिया ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो। क्लियर है? यस क्लियर मैम। है? ओके। तो वेदांता फिलोसफी, ठीक है, वेदांता, पहले तो वैदिक स्कूल थे, अब वेदांता फिलोसफी आ गई। आई डोंट नो व्हाट इज वेदांता फिलोसफी, ना मेरे को इसके चक्कर में पढ़ना है, ना मेरे को फिलोसफी पढ़ के अपना दिमाग खराब करना है। मैं साइकोलॉजी में बड़ी अच्छी हूँ। ठीक है, यही मैंने उनको भी ऐसे ही बोला था, बच्चे दुखी आ गए थे इस फिलोसफी पढ़ पढ़ के।
कि क्या चल रहा है मैम, ये वेदांता, ये स्कूल, ये जैसे मैंने आपको अलिफ हकीम इस तरीके के नाम लिखवाए थे। अभी तो मैंने आपको कट कटा के नाम 2 ही लिखवाए हैं, उन्होंने बड़े नाम याद किए थे। मैंने बोला कि छोड़ो, नाम छोड़ो। तो वेदांता फिलोसफी क्या बोलता है, हैज कंसीडर्ड माइंड एज अ सबटल form wherein the body and its components are considered the grossest form। ये बोलते हैं जो हमारा माइंड है ना एक सब्टल फॉर्म है। तो ये कहीं ना हमारा जो माइंड, हमारा बॉडी, वो था ना बड़े मतलब हम बोल सकते हैं नजदीक नजदीक है आपस में। आपस में सारे नजदीक नजदीक है, बॉडी एंड माइंड, बॉडी एंड माइंड ना नजदीक है एक दूसरे के। सब्टल, इट इज डिफिकल्ट टू एनालाइज, डेफिनेटली यस। माइंड एक ऐसी चीज है जिसको मैं एनालाइज करना बड़ा डिफिकल्ट है। और डिस्क्राइब, वी कांट डिस्क्राइब द एग्जिस्टेंस ऑफ माइंड एंड बॉडी इन अ सिंपलर फॉर्म बिकॉज दे बोथ कंबाइंड विद ईच अदर। मैं कैसे बताऊं आपको अलग अलग करके माइंड बॉडी रिलेशनशिप क्या है, कैसे बताऊं? ये तो एक ही तरीका है, अंदर जाना पड़ेगा मुझे बॉडी के देखने के लिए, फिर भी नहीं हो सकता। मैं बॉडी के अंदर कैसे जा सकता हूँ? कौन सी ऐसी मशीन है जो बॉडी के अंदर चली जाए? चलो चली भी जाए उस वे में नहीं बता सकती। कुछ चीजों के राज होते हैं जो राज ही बन के रह जाते हैं, उनके क्वेश्चंस के आंसर ही नहीं है कि पहले कौन आया था। इन चीजों का आंसर ही नहीं है। कहाँ कब कहाँ से लेके आएंगे इन चीजों का आंसर? तो हमारी जो बॉडी है ना, हमारा माइंड है, बड़ा रहस्यमय है, ऐसा बोल सकते हैं हम। इसको ढूंढना, इसको समझना, इसको पढ़ना क्वाइट डिफिकल्ट। जितने मर्जी साइकोलॉजिस्ट आ जाए, अब आपने अपनी टिप्पणियां दी हैं, आपने प्रूफ करने की कोशिश की है, बट द एग्जैक्ट माइंड क्या है, कहाँ से आया, ये कहाँ चला जाता है, हम बैठे बैठे खो जाते हैं, ऐसा क्यों है? फिलोसफीज ही है इसके ऊपर। एग्जैक्ट क्या है, ये एक रहस्य है, सिंपल। सो बोलते बोथ हैव देयर ओन एग्जिस्टेंस, दोनों की अपनी अपनी एग्जिस्टेंस है, इंपॉर्टेंस है। विदाउट माइंड बॉडी डू वी कांट डू एनीथिंग एंड वाइस वर्सा। ठीक है? तो कॉन्शियसनेस इज एक्सप्लेन्ड इन अ सिंगुलर फॉर्म, नॉट इन अ प्लूरल फॉर्म। बट कॉन्शियसनेस को प्लूरल फॉर्म में किस तरीके से बताऊं कि एक कॉन्शियसनेस होती है और बहुत सारी क्या होती है, कॉन्शियसनेस। किस तरीके से बताऊं? ये भी तो एक चीज है ना। कॉन्शियसनेस सिर्फ सिंगुलर फॉर्म में ही आती है, ये प्लूरल फॉर्म में आती ही नहीं है। बहुत ज्यादा मेरे को कॉन्शियसनेस हो रही है तो वो कॉन्शियसनेस ही खुआएगी। इस तरीके की बातें, क्या कुछ समझ आ रहा है? कि ऐसा लग रहा है कि कुछ कुछ बाबा बैठे हैं ना, ऐसे बोल रहे हैं जैसे हम ज्ञानी इसको सुनते हैं, वैसा तो नहीं लग रहा? कि वैसे ही लग रहा है? बोलो, एम आई ऑडिबल? लगता है मेरी क्लास यस चले गई मैम, सारे। भाई वही समझ है आ रहा है मैम, मेरे सभी को? यहीं पे भाई सभी आ बता रहा दो, है। नविश के अलावा। नविश के अलावा किस किस को समझ आ रहा है? मैम मुझे आ रहा है। आ रहा है, प्रियंका को आ रहा है, मैम और मुझे नहीं आया। अर्शदीप नहीं आया? कहाँ पे समझ नहीं यस आया मैम बताओ? नहीं। मैम कुछ मैं भी एक समझ बार नहीं रीड आया? करूंगी सारा कुछ के बाद। मैम मेरे को रीड करना है पहले, उसके बाद मैं कल पूछूंगी। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। मैं आपको वो वीडियो ना सेंड कर देनी है, मैं आज ही ग्रुप में सेंड करके ना अभी। तो पिछली वीडियो भी चेक कर लेना, ये वाली वीडियो भी चेक कर लेना एक बार। ठीक है? हाँ जी तो मैम बोलते ठीक हैं है। अकॉर्डिंग टू वेदांता फिलोसफी, कहते कॉन्शियसनेस इज कंसिडर्ड एज फाइनर माइंड मैटर एंड इज कंसिडर्ड ऑल परवेसिव, ओमनी प्रेजेंट एंड ओमनी सेंस, नोइंग एवरीथिंग। कहते कॉन्शियसनेस एक ऐसी एक फाइनर एक माइंड मैटर है जो कि फैला हुआ है, ओमनी प्रेजेंट है, ओमनी साइंट है, जिसको सभी जानते हैं। सही है? इट मीन्स, इसको मैंने बड़े इजी लैंग्वेज में लिख दिया कि भाई इतना बड़ा चढ़ा के क्यों लिख रहे हो, हमें भी कंफ्यूज कर रहे हो, खुद भी कंफ्यूज हो रखे हो। मैंने इसको बड़े सिंपल लैंग्वेज में लिख दिया। इट मीन्स अवर कॉन्शियसनेस इज ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसाइंट एंड परवेसिव प्रोसेस। देखो, इनका लिखा और मेरा लिखा फर्क है। वो फिलॉसफी लिख रहे हैं, मैं जेन्युइन लिख रही हूँ, ये फर्क है बस। इतना फर्क है। फिलॉसफी ऐसी है और हम ऐसे हैं बिकॉज वी आर साइकोलॉजिस्ट, बिकॉज हम चीजों को
इस तरीके से लिखते हैं कि मेरे को समझ आए, दूसरे को भी समझ आए। फिलॉसफी इस तरीके से लिखती है, मेरे को समझ आए, मेरे को अपने से लेना है, उनको जो लगता है उन्होंने वो लिखना है, उन्होंने वो नहीं लिखना कि दूसरों को भी समझ आए। पर साइकोलॉजिस्ट वैसा लिखता है जैसे दूसरों को भी समझ आए, बस ये फर्क है। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? यस भाई मैम। ठीक है। कहते द एंशियंट जो ऋषिज थे, है ना, सीज थे, जो क्लेम दैट सच ट्रुथ्स आर रिवील्ड ओनली बाय इंट्यूटिव रिसर्च, बाय डाइविंग डीप इनटू द सेल्फ इन द प्रोसेस ऑफ समाधि एब्जॉर्प्शन। ओ माय गॉड, मैं तो इसमें कंफ्यूज हो गई। समाधि, फिर एक वर्ड आया ना समाधि, तो मेरे को थोड़ा रिलैक्स हुआ। बच गई, थोड़ा शुक्र है समझ आया। समाधि, समाधि लगाना और अपने आप में ही डूब जाना, अपने आप में ऑब्जर्व हो जाना, अपने आप में स्विमिंग करनी शुरू कर देनी अपने थॉट्स में। बस ये बात की गई है इन्होंने। कहते वो है हमारी कॉन्शियसनेस। कहते ट्रुथ इज फाउंड बाय मी व्हेन आई और मी इंडल्ज इन माई सेल्फ लाइक समाधि। फिर मैंने इसको बड़े ना समतल लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करी। While samadhi, our awareness is much stronger and it helps in different aspects of our life. Myself or me and myself is related. Question is my consciousness and based on the consciousness. नहीं समझ आया? नहीं समझ आया? क्या आ गया? देखो, जो एंशियंट ऋषिज थे उन्होंने क्लेम किया कि जो ट्रुथ है ना, ट्रुथ वो इंट्यूटिव बेस्ड होता है। वो समाधि लगाते हैं हम, फिर अंदर ही अंदर मेरे को ज्ञान होता जाता है। उन्होंने ऐसी भद्दी भद्दी बातें करी जो मेरे को समझ ना आई। फिर मैंने उसको अपनी लैंग्वेज में ये लिखा कि समाधि में क्या होता है कि कॉन्शियसनेस वाली इंट्रोस्पेक्शन की बात कर रहा है यहाँ पे, कि मैंने कुछ बुरा किया है मेरे को पता है, मैंने कुछ अच्छा किया है मेरे को पता है। इंट्यूटिव, दैट इज माई इंट्रोस्पेक्शन। अब क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? बोलो, क्लियर हुआ? अरे भाई ऐसे नहीं चलेगा, बिना बोले नहीं चलता। यस मैम। साइकोलॉजी स्टूडेंट समझ आया? नहीं बोलना। व्हाट इज दिस? हाँ जी समझ मैम। आया कि नहीं आया? आ गया मैम। बाकी प्रभजोत, रविंद्र जोत, रिधम, रिया, समझ आया? हाँ जी मैम। ओके, बाकी इधर वाले ये गुरवीर, हरनीत, कुलविंदर, मनदीप, मनप्रीत, समझ आया? यस मैम। भाई बोलते ही नहीं है। लास्ट है, ये लास्ट पेज खत्म कर रही हूँ मैं, स्वामी विवेकानंद जी का। कहते हैं अकॉर्डिंग टू दी स्वामी विवेकानंद जी, ये एक्सप्लेन करते हैं माइंड बॉडी रिलेशनशिप फ्रॉम हिज ओन ट्रांसकेंडल आइडियलिज्म बियॉन्ड सेल्फ। जो मैंने आपको एक दिन बाद समझाई थी थोड़े दिन पहले ही, कि एक तो था एग्जिस्टेंशियलिज्म, फिर आया ह्यूमनिस्टिक स्कूल, कि ह्यूमनिस्टिक स्कूल है ना, बी ह्यूमन, बी एक्सेप्टेंस, इन चीजों को मानो। फिर एग्जिस्टेंशियल आ गया, फोकस ऑन योर एग्जिस्टेंस, आपकी एग्जिस्टेंस क्या है, आप क्या करने आए हो। फिर एक आता है ट्रांसकेंडल आइडियलिज्म। ये स्कूल एक ऐसा स्कूल है जो बियॉन्ड सेल्फ सोचता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से भी ऊपर, कि मेरे को करना क्या है, मेरे को अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ना है, सिंपल। इस तरीके की बातें स्वामी विवेकानंद जी लेके आए। द बॉडी इज जस्ट एक्सटर्नल क्रस्ट ऑफ माइंड, दे आर नॉट टू डिफरेंट थिंग्स, दे आर जस्ट एज द ऑस्टर एंड इट्स शेल। तो यही बात तो मैंने आपको बोली, क्वच, क्वच है अंदर, शेल है, क्वच है, वही तो मैं आपको बोल रही। एक क्वच है, उसके अंदर एक डायमंड है छुपा हुआ, जो हमेशा चमकता रहता है। उस चमक को आप खराब क्यों कर रहे हो? वो चमक पता है कब 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 खराब हो रही है? देखो बड़ी अच्छी चीज है ये, इस चीज को कोट करके आना है, स्वामी विवेकानंद जी की लाइन आई है, तो मैंने इसको अपनी वर्डिंग में लिखा हुआ है। बोलते इन्होंने तो चलो बियॉन्ड सेल्फ ऐसे बोल दिया, तो मैंने इसको लिखा कि जो हमारा ब्रेन है ना, वो एक ना शेल है, शेल है ना।
एक गुफा, हर गुफा के अंदर एक नागिन का वो नहीं रखा होता, गुफा में नागिन का वो क्या होता है, पारस पत्थर, नहीं पारस बोल दिया मैंने, वो नागिन की मनी क्या होती बोलते है, हैं मैम। मनी 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 मनी, सॉरी मैं पारस पत्थर पे चली थी। देखो वो चमकने वाली चीज हमेशा किसके अंदर है, एक शेल के अंदर है, छुपा के रखिए, कोई इसको चुरा के न ले जाए। आपने कितने नागिन वाले नाटक, कितने नाटक देखे होंगे, कितनी स्टोरी सुनी होंगी, वही चीज है, माइंड है, छुपा के रखते हैं, खराब ना हो जाए, बीमार ना हो जाए, कितनी देख रेख करते हैं, मेंटल हेल्थ पे कितना फोकस करते हैं। एक शेल है, शेल क्या है, मेरा ब्रेन है, ओस्टर, चमकने वाली चीज कौन है, मेरा माइंड, अंदर रखा हुआ है मैंने छुपा के। कब खराब होता है ये, जब इस पे एंजाइटी, एग्रेशन और स्ट्रेस, डिप्रेशन आ जाते हैं। और यही माइंड है ना, मेरे को पंजाबी में बोलते हैं, मैं कख दा नहीं सी मैनू लखा दा बनाता। वो कख और लख क्या है, मैं कुछ नहीं था, मैं आज लोग मेरे को जानते हैं, माइंड की वजह से ही है। आपने आज अपनी पढ़ाई करी है, आप लोगों को जानना शुरू कर रहे हो, लोग आपको जानना शुरू कर रहे हैं, आपकी कितनी पहुंच हो गई, हर जगह आपका नाम का बोलबाला है, ये सब कुछ आपकी माइंड की वजह से ही हुआ है। आप माइंड को इतना कम मत समझिए, माइंड चमकने वाली चीज है, इसको चमकते रहने दीजिए। इस पे अग्रेशन, ये चीजें, स्ट्रेस, इस इन चीजों को हावी मत होने दीजिए। इज इट क्लियर? यस मैम। मैम टाइम हो गया, अटेंडेंस ला लो जी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो हमने कितने, 5 पेज पढ़ लिए भाई, सच्ची में बता दो, क्लियर है सभी को, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, क्लियर है? ठीक है जी, चलो अब नूर